Good morning, class 9. This is the first clip of chapter 3 Constitutional Design from Civics. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जैसा दिख रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। वो फ्री नहीं होते जो वो करना चाहते हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं सिटीजन्स और गवर्नमेंट के लिए जो दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो यही इसी रूल्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रूल्स जो होता है पूरे कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। यही क्या करता है, लोगों को राइट्स देता है, गवर्नमेंट को पावर देता है, और गवर्नमेंट काम कैसे करेगा उसके बारे में बताता है। तो मेन रूप से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का चर्चा हो रहा है, उसे समझेंगे। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, व्हाट आर द वैल्यूज दैट सेव द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ये सब क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों आवश्यक है, कौन बनाता है इसे, एंड इसे किस तरीके से लिखा जाता है, एंड किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है, एंड इसके वजह से क्या क्या चेंजेज एक्सेप्ट की जाती है। तो इसको समझने के लिए साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके फंडामेंटल वैल्यू से, या कह सकते हो कि वो कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और कैसे अपने सरकार को अनडेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट किया। और साथ ही साथ इस चैप्टर में देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये सबसे पहले देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कुछ स्पीच दिया है, जरा उसको देखते हैं। एक स्पीच है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके बुक में भी होगा जैसा यहाँ देख रहे हैं। मैं इसका हिंदी डायरेक्ट बोलते जाता हूँ। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही ब्लैक्स के प्रभुत्व के खिलाफ विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। ये इस स्पीच को एक्सप्लेन कर रहा है जो अभी आप देख रहे थे। ये एक नेल्सन मंडेला का स्पीच है, जिनको साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने देशद्रोह के जुर्म में उनके साथ और 7 लीडर्स को 1964 में, टाइम क्या है, 1964 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उनको रॉबिन आइलैंड में रखा। उन सब कैदियों को रॉबिन आइलैंड में कैद करके रखा। तो अब सवाल यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि ये ऐसा स्पीच क्यों दिए, इनको अरेस्ट क्यों किया गया। उसी को समझने के लिए चलते हैं साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट सिस्टम को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे उस समय अफ्रीका में चलती थी एपार्थाइड या एपार्थाइड सिस्टम। ये एपार्थाइड सिस्टम क्या था, ये एक तरह का एपार्थाइड सिस्टम एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रक्रिया था। वहाँ पे शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग, बिल्कुल इंडिया की तरह। बस अंतर ये था कि इंडिया के अंदर वो लोग रहे और चले गए, बट वहाँ पे क्या किए, वहाँ पे जब शासन करना शुरू किए तो वह वहीं के नागरिक बनकर रहना भी शुरू कर दिए। तो ये जो सिस्टम था, एपार्थाइड सिस्टम था, इस एपार्थाइड सिस्टम ने पूरे लोगों को, यानी अफ्रीका के पूरे लोगों को उनके कलर के आधार पे क्या किया, डिवाइड कर दिया इस सिस्टम को। और डिवाइड कैसे किया, ये यहाँ पे देख रहे हैं। डिवाइड किया गया, जो अफ्रीकन नेटिव लोग थे जिनका कलर ब्लैक था उनको ब्लैक्स कहा गया। ब्रिटिश अपने आप को खुद वाइट्स कहते थे। उसी तरह से जो मिक्स कलर के लोग थे, जिनका मिक्स रेस था, उन्हें कलर्ड कहा जाता था। और जो दूसरे कंट्री से आके बस गए थे जैसे इंडियन लोग, उन्हें कहा जाता था नन वाइट्स। इस तरह से पूरे सोसाइटी को इन लोगों ने 4 ग्रुप में बांटा था और सबके लिए अलग अलग नियम था। तो इनके लिए एक पॉलिसी लागू कर रखी थी जिसका नाम था सेग्रीगेशन पॉलिसी। तो सेग्रीगेशन पॉलिसी के अंदर होता क्या था, इसके तहत क्या कहते थे
कि ब्रिटिश लोग बहुत ही अत्याचार करते थे इन लोग बाकी ग्रुप के लोगों पे। जैसे उनको वाइट के एरिया में प्रवेश नहीं करना है, उनको ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीज़ें यो वाइट एरियाज़ में प्रवेश करके यूज़ नहीं करना। यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ नहीं करेगा। वाइट्स के लिए और ब्लैक के लिए पब्लिक टॉयलेट्स भी सेपरेट था। और इन लोगों को चर्च तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसी को कहा गया सेग्रीगेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी, इन्हीं सारी नीतियों के वजह से अफ्रीका के अंदर लोगों ने क्या किए, ये लोग ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। और अफ्रीका के अंदर एक पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी शॉर्ट में ANC। इसने क्या किया, इसमें बहुत सारे ग्रुप थे, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी था, वर्कर्स था, और इन लोगों ने क्या किया, एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। गवर्नमेंट तो सुना नहीं, बल्कि बेरहमी से इनको टॉर्चर किया, इनको डिटेन किया, और लाखों की संख्या में कलर्ड और ब्लैक लोगों को मारा भी। बट जब देखा गवर्नमेंट कि अब इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ सुधार किया। जैसे सुधार क्या किया, जो एक्सप्लॉयटरी लॉस था ये, उसको पहले बैन कर दिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना यहाँ पे इलीगल था, उसे भी बैन कर दिया। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। फाइनली अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन के रूप में इमर्ज होता है, और इसका अपना फ्लैग बनता है, और नेल्सन मंडेला को छोड़ा जाता है, और वो स्वतंत्र अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट गिने जाते हैं या कहे जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट हो गए, तो यहाँ पे जो भी अफ्रीकन थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया अफ्रीका बनाया जाए, जहाँ पे सब लोग इक्वल हो, चाहे मेन हो या वेमेन हो, चाहे कलर कुछ भी हो, सबको एक सोशल जस्टिस मिलेगा, सबको ह्यूमन राइट्स मिलेगा। तो दोनों पार्टी, जो अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे वो, और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो दोनों पार्टी एक साथ बैठ करके नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए तैयार हुए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कही गई, क्योंकि इसके ऊपर 2 साल डिस्कशन हुआ, और ये अपने लोगों को सबसे ज़्यादा राइट्स दिया। इन लोगों ने साथ बैठ के सारी समस्याओं के ऊपर डिस्कशन किया, और ये निर्णय किया कि किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बेरहमी से या राक्षस जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, और हर व्यक्ति इस नए सॉल्यूशन का एक हिस्सा होगा, जो कि आप ये अफ्रीकन फ्रिम्बल में आप देखोगे। इस तरह से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री को इंस्पायर्स करने के लिए नया एक सिस्टम लेकर के आया था, और ये डेमोक्रेसी का एक मॉडल बन के सामने आया। तो ये कैसे हुआ, साउथ अफ्रीका के लोगों ने एक साथ काम किया, एंड जो उनका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को सब मिलकर के कॉमन रूप में अपना योगदान दिया, जिसके वजह से अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक रेनबो नेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में इमर्ज हुआ। इसके अलावा इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज़ क्या है। ये 3 टॉपिक अभी और पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले लेक्चर्स को अगले वीडियो क्लिप में देखेंगे। दैट्स ऑल।